जेई में पूछा है वो क्वेश्चन। तो देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है अ पॉइंट क्यू लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाइए। क्या बनाइए? एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाइए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल यही हुआ आपका। मान लिया कि यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। तो कहता है एक पॉइंट चार्ज क्यू लेना है इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल परपेंडिकुलर पोजीशन पर। तो इसका परपेंडिकुलर पोजीशन ये होता था, याद कीजिए, ये होता था परपेंडिकुलर और ये होता था एक्सियल। तो इस पर एक पॉइंट चार्ज कोई क्यू ले लीजिए। ये पॉइंट क्यू ले लीजिए, चार्ज नहीं है, क्यू ले लीजिए। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल इज आर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? ये आर दिया हुआ है, जबकि ट्वाइस ए लेंथ ऑफ डायपोल होता था। याद कीजिए, ट्वाइस ए क्या होता है? लेंथ ऑफ डायपोल होता है। और यहाँ गिवन है आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a। तो आप लोग को याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर क्या होता है। तो आप जानते थे, यानी वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब होता है। सभी लोग ये फार्मूला जानते हैं, ये प्रूफ है और 12th में भी इसका प्रूफ आता है, जो कि नीट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब आपको कहता है तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए प्रोपोर्शनल की बात कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ E प्रोपोर्शनल टू P है और R क्यूब नहीं है, ये ऊपर जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आप लिखिएगा E ऐसे लिखिएगा, या फिर इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो R⁻³ होगा। यानी कि आपके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? 4th नंबर होगा, एक P और एक R⁻³ ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाई अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के। जैसे दो चार्ज रखा हुआ है पहले से, ये दो चार्ज हैं Q1 Q2 है, दोनों के बीच में एयर है और डिस्टेंस R है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एयर के चलते Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। आप एयर के चलते जानते हैं। कहता द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अब उसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आइए, मतलब अब एयर है और इस एयर के बीच में आप क्या कीजिए, एक कोई मीडियम ले आए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, F मीडियम में जो होगा फार्मूला वो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR² होता है। यानी मीडियम में जाएगा तो K टाइम्स ये होता है, यानी कि आपको पहले ही लिखवाए हुए हैं कि ये K टाइम्स क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कौन सा आंसर होगा? डिक्रीज बाई K टाइम्स होगा। क्या होगा? डिक्रीज बाई K टाइम्स होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, A semicircular arc of radius A is charged uniformly and the charge per unit length is lambda। तो देखिए ऐसा हम लोग पढ़ा करते थे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर ये आपका एक आर्क है, ये जो कि चार्ज है पॉजिटिवली या नेगेटिवली कुछ भी हो, यदि इसके सेंटर पर एंगल बन रहा है थीटा, अगर एंगल बन रहा है थीटा और ये रेडियस ये है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में डिराइव किए हैं। और फार्मूला ये है 2 लैम्डा साइन थीटा बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये फार्मूला हम लोग डिराइव किए हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहता है सेमी सर्कुलर आर्क है। कैसा आर्क है? आपका सेमी सर्कुलर आर्क है। सेमी सर्कुलर का मतलब होता है थीटा इक्वल टू होगा 180 डिग्री। कितना होगा थीटा इक्वल टू? यहाँ पर सेमी सर्कुलर के लिए एंगल कितना लेंगे? 180 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे? 180 डिग्री लेंगे। तो आप ही बताइए, जब 180 डिग्री लीजिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा 2 लैम्डा साइन 180 डिग्री बाई 2
अब बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, और वहाँ से 2 से कटवा दीजिएगा तो फाइनल आंसर पर क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, तो लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 अपोजिट चार्ज। देखिए तो ऐसे भी इलेक्ट्रिक डायपोल में आपका 2 चार्ज होता है और दोनों अपोजिट इन नेचर होता है, एक प्लस क्यू होता है तो एक माइनस क्यू होता है, ऐसे क्वेश्चन में भी यहाँ लिख रहा है। इट्स सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, दोनों जो है 3 सेंटीमीटर से क्या है, सेपरेटेड है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, 3 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है। चार्ज का वैल्यू दिया है, कहता है फाइंड टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट अगर लिखिएगा P बराबर तो चार्ज गुने लेंथ होगा, तो यहाँ से P बराबर आप लिखेंगे चार्ज, चार्ज है आपका 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और लेंथ जो है आपका 3 सेंटीमीटर है, कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, यानी 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम्ब मीटर आपका आ गया डायपोल मोमेंट। अब कहता है टॉर्क निकालिए, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वह पी साइन थीटा होता है, तब P के बदले तो हम वैल्यू वहाँ निकाल दिए हैं, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है आपका 2 इंटू 10 टू पावर 5 दिया हुआ है, 2 इंटू 10 टू पावर 5 दिया हुआ है, और साइन थीटा 0 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, तो इसीलिए उसको हम लोग छोड़ देंगे, और तब हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, फाइंड द टॉर्क ऑन डायपोल आपको निकालना है सिर्फ, तो यहाँ एंगल के बारे में नहीं दिया है, तो इसके लिए एंगल को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, और अब यहाँ पर क्या होगा 6 टू 12 हो जाएगा, और इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा -3 न्यूटन मीटर हो जाएगा, क्या होगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P अलाइंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसके पैरेलल में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है। तो पैरेलल में डायपोल रखने का मतलब समझते हैं, अपने में से दिमाग लगाना है, क्या यहाँ माइनस क्यू रखिएगा, यहाँ प्लस क्यू रखिएगा, तब ना डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है। किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी डायपोल मोमेंट आपका इधर हुआ, इसीलिए अलाइंग मतलब उसके अलोंग है। फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल बाय 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री से रोटेट करना है, यानी डायपोल को 90 डिग्री से रोटेट करवाना है, तो कहता है एनर्जी रिक्वायर्ड कीजिए। तो कभी एनर्जी कहेगा निकालने के लिए और कभी वर्क डन कहेगा निकालने के लिए, दोनों का आंसर एक ही होगा, यानी आप लिख सकते हैं कि वर्क डन जो होता है एनर्जी रिक्वायर्ड U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है हमेशा। तो यहाँ एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो वर्क बराबर आप सीधा सीधा लिखिएगा एनर्जी का फार्मूला, तो फाइनल में तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस PE कॉस थीटा, पिछले क्लास में ड्राइव किए हैं, माइनस PE कॉस कितना थीटा, तो फाइनल में थीटा क्या है, फाइनल में तो इनिशियल में इधर था, फाइनल में 90 डिग्री पर है, तो आप लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस फिर माइनस इसके लिए आए, माइनस फिर फार्मूला में PE कॉस 0 डिग्री, कितना कॉस 0, क्योंकि पहले पैरेलल था। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया कॉस 90 0 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया कॉस 0 1, यानी P हो गया, यानी तब तो आप कह सकते हैं P जो है आपका एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ और यही आपका वर्क डन हुआ। अगर यही क्वेश्चन में 180 डिग्री से कहता रोटेट करने के लिए इधर से इधर, तो यहाँ 180 डिग्री लेते, 180 का -1 होता है वैल्यू, ये प्लस हो जाता, तो आपका 2PE आंसर आता। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कहता है इफ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, तो टॉर्क का तो एक ही वो फार्मूला होता है, वो फार्मूला सिर्फ लिखने के लिए आपसे पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन PMT पूछा है, बस इतनी सोच लीजिए। तो टाउ इक्वल टू या तो PE साइन थीटा लिखिए
या P क्रॉस E लिखिए, जो आंसर आपको मैच कर जाए वही आंसर क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ तक लिखिए कि अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज इतना एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज इन एयर। यानी आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डायपोल ले लीजिए, एक डायपोल ले लिए, तो एक डायपोल जब लीजिएगा तो उसका आपका दिया हुआ चार्ज दिया हुआ है, तो एक आपका माइनस क्यू होगा तो एक प्लस क्यू होता था। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। कहता है इसके एक्सिस पर एक पॉइंट लीजिए जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो किसी एक चार्ज से। देखिए डिस्टेंस 20 फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज, तो मान लीजिए कि यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक P पॉइंट लिए हैं, कितना सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लिए हैं। तो कहता है इस डायपोल के चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्ट फार्मूला आप नहीं लगा सकते हैं कि 2p/4πε0r क्यों नहीं लगा सकते हैं, तो उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि ये r जो है बहुत बड़ा नहीं है इसके रिस्पेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, सोचिए। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे तो आपका गलत आंसर आ जाएगा, 2p/4πε0r3। r क्यूब क्या ये लीजिएगा, वो तो सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया जाता था, तो गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर जब क्वेश्चन बनाइएगा आप, तो आप सीधा सीधा लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा P पॉइंट पर वह पॉजिटिव चार्ज आप प्लस निगेटिव चार्ज दोनों के चलते होगा, वेक्टर सम होगा। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज के चलते उधर होगा डायरेक्शन, तो निगेटिव चलते इधर होगा। जैसे हम लोग डेरिवेशन किए थे डायपोल मोमेंट का, जिस प्रकार से डेरिवेशन किए थे उसी प्रकार से निकलेगा, इसलिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में तो सबसे पहले 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, याद कीजिए। और अंदर में क्या बचेगा आपका Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो Q भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि Q में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और यानी कि आपको बच जाएगा इसके चलते डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 1 इसके चलते डिस्टेंस, यानी इसके चलते डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 का होल स्क्वायर। और देखिए माइनस के चलते यहाँ माइनस होता है, आप डेरिवेशन याद कीजिए। तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से यहाँ का डिस्टेंस, तो 20 + 10 30, यानी 0.3 का होल स्क्वायर, ऐसे बनेगा। बात समझ में आया, यह दोनों टर्म में था, दोनों से वहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए हैं। अब देखिए चार्ज का वैल्यू दिया हुआ था आपका 500 माइक्रोकूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालना है तो आप पहले 1/4πε0 का वैल्यू जानिए, 9 × 10⁻9 होता है, और चार्ज का वैल्यू दिया 500 माइक्रोकूलम, तो 10⁻6 होगा। अब देखिए इसके अंदर की बात कीजिए, ये यहाँ से आप क्या कीजिए 10, देखिए 0.1 का यानी कि 10⁻2 बाहर ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा 1/4 अब -1/9 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पर होगा आपका 45, क्या होगा 45, 9×5 जा इंटू 10⁻ कितना, तो देखिए यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 9 × 2 = 11, 12 13 प्लस में है और 6 माइनस में, तो 10⁻ क्या होगा +7। उसके बाद क्या कीजिएगा आप इंटू इसका एलसीएम लीजिए, तो 9 × 4 = 36 एलसीएम होगा। और यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 4 यानी 5 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 9 से ही कटेगा, कितना बार का 4 बार का, और ये कितना बार का 5 बार का, यानी 25/4 आ गया आपका, 25/4 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम इंटेंसिटी आ गया। तो बात समझ में आ गया होगा, हमारा कहने का मतलब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब ये डिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं हो डायपोल के लेंथ से, तब आपको प्रोसेस से जाके बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, और जब बहुत बड़ा हो 1000 गुना का अंतर हो, 10,000 गुना का अंतर हो, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल लेंगे। क्या लेंगे, सिंपल लेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, फाइंड कूलम्बिक फोर्स। तो ये बात तो पहले से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है और सेंटर पर न्यूक्लियस में मात्र एक प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर है और वो चक्कर मारता है। तो कहता है कूलम्बिक फोर्स बताइए क्या है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, कूलम्बिक फोर्स तो बहुत सिंपल है। जबकि आपका ये डिस्टेंस r दे दिया है रेडियस का, अगर ये रेडियस r दे दिया है तो फोर्स का फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट जानते हैं कि Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, बस इतना ही आप जानते हैं। जब इतना जानते हैं तो आपको कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि K भी वही होगा और ये चार्ज अगर Q1 जानते हैं तो प्रोटॉन पर चार्ज भी आपका E होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -E होता है और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी फोर्स जो होगा आपका -KE² बाई R²। ये आंसर हो गया आपका। क्या बहुत भारी था? कोई भारी नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 3 पॉइंट चार्ज प्लस Q और आपका यहाँ पर जो होगा -2Q होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा -2Q होगा। Q प्लेस्ड एट ए पॉइंट, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देखिए पहला का जो कोऑर्डिनेट है आपका ये है, उसका अगला का कोऑर्डिनेट ये है, अगला कोऑर्डिनेट ये है, यानी कि ये जो है सेंटर पर है। यानी इसको अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे हिसाब से ऐसा कोऑर्डिनेट बनेगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत सिंपल है। यदि ये x है और ये यदि y है और z हवा में है तो देखिए क्या है, पहला कोऑर्डिनेट जो है आपका 0A0 है, यानी कि ये बाई एक्सिस पर है। बाई एक्सिस पर मतलब वह कोऑर्डिनेट आपका पॉइंट यहाँ है जो कि 0A0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, यानी 0 0 और 0 का कोऑर्डिनेट यहाँ पर है। फिर कहता है उसका अगला कोऑर्डिनेट जो है इधर है आपका A0 0 है। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है +Q चार्ज है, यहाँ पर भी +Q चार्ज है और यहाँ पर -2Q चार्ज है। ऐसा है सिस्टम। तो आप याद कीजिए, जब ऐसा सिस्टम है तो कहता है आपको निकालने के लिए फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ -2Q नहीं है, यहाँ है -Q। तो आपको डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो देखिए निगेटिव से पॉजिटिव एक डायपोल इधर हो गया और एक डायपोल इधर हो गया। ये P वेक्टर एक इधर है, एक P वेक्टर इधर है। अब आप ही बताइए डायरेक्शन किधर होगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा इधर जाएगा। क्या जाएगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो डायरेक्शन होगा, P वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा वो इधर जाएगा और बीचों बीच जाएगा, क्योंकि दो मैग्नीट्यूड सेम है। और रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड निकालिएगा, यानी डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड निकालिएगा वो क्या होगा, आप ही बताइए। दो वेक्टर 90 डिग्री पर है तो क्या लिखिएगा, P² 2PP cos 90 डिग्री लिखिएगा ना ऐसा। दो वेक्टर 90 डिग्री पर है आपका, देख लीजिए यहाँ पर। तो ये 0 हो गया, यानी P रिजल्टेंट जो हो गया √2 टाइम ऑफ P हो गया। अब P होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू लेंथ होता है। तो बताइए दो चार्ज के बीच की दूरी आपका क्या है, यहाँ A रिप्रेजेंट, यहाँ 0 0 यहाँ A है, ये भी A है। यानी कि फाइनल आंसर इसको लिखिएगा √2 A डिस्टेंस हो गया और Q चार्ज हो गया, यानी P का वैल्यू ये हो गया। और डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है कि क्या होगा जो, यानी आप समझ लीजिए आपका मैग्नीट्यूड जो होगा ये होगा और डायरेक्शन ये होगा। तो बात समझ में आया। देखिए सिंपल क्वेश्चन को लैंग्वेज में कोडेड मिला करके कितना अच्छा कर देता है। यही तो फिजिक्स है, यानी यहाँ लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल होता है। आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, समझ में आने के बाद बहुत भारी नहीं होता है। तो कहता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द डायपोल एक्वायर अ पोजीशन सच दैट एक्सिस ऑफ डायपोल मेक एंगल थीटा विथ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जा रहा है, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए।
बना दिए हैं। कहता है इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखिए जो फील्ड से थीटा एंगल बनाए हुए हैं। तो एक डायपोल को रख रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ प्लस क्यू है चार्ज, यहाँ है माइनस क्यू है चार्ज, और फील्ड से ये एंगल जो है आपका थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन, कितना लंबा है, देखने में कितना लंबा है, लगता है कि कितना लेंदी, कितना भारी क्वेश्चन होगा, और आपसे सिंपल सा फॉर्मूला पूछा जा रहा है। देखिए कैसे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है, प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसका P है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और P का भी डायरेक्शन इधर होता है, इसीलिए P के डायरेक्शन से E के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। क्वेश्चन में दिया है मेक एंगल थीटा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। एज्यूमिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो पिछले क्लास में आई ये डेरिवेशन में हम क्या बोले थे, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि जहाँ से एक वैल्यू इनिशियल में 0 मिले, तो उस बात को ये लिख करके आपको कंफ्यूज करवा रहे हैं कि थीटा जब 90 डिग्री होगा तो पोटेंशियल तो 0 होगा ही, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला ही होता है P cos थीटा, तो आपका तो 0 होना ही है उसको। तो ये सब लैंग्वेज देने का मतलब है कि आपको सिर्फ लैंग्वेज में फंसाना, समझते हैं ना, लैंग्वेज में सिर्फ फंसा लेगा और कुछ नहीं करेगा। अब कहता है टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल बताइए क्या होगा। तो यानी डेरिवेशन को ही ये लैंग्वेज में लिख दिया है इतना बड़ा। सिंपल आपसे कोई पूछ देता कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्यू टू डायपोल क्या होता है, तो क्या बोलते हैं? माइनस P cos थीटा बोलते कि नहीं? कहता टॉर्क का फॉर्मूला बोलते क्या बोलते हैं? P sin थीटा बोलते कि नहीं? वही चीज़ है, लेकिन आपको कंफ्यूज करवा रहा है सिर्फ लैंग्वेज लिख करके और कुछ नहीं। तो आप बताइए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P sin थीटा, तो P sin थीटा 3-4 गो में है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस P cos थीटा, तो माइनस P cos थीटा तो यही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आपसे फार्मूला पूछा जा रहा था, हम लोग कहाँ भटक रहे हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है? फार्मूला, कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। सोचिए यही सब होता है। एग्जामिनेशन में भी प्रेशर के कारण ये सब क्वेश्चन छोड़ के आइएगा। देखिए अब एक क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैट से नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, चैलेंजिंग क्वेश्चन था, तो आपको दिए थे आपको होमवर्क में, इसलिए इसको बता रहे हैं। वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम अ टैप हैविंग एन इंटरनल डायमीटर, इतना है, एक नल है, नल से पानी गिर रहा है। तो नल जो है आपका, ये नल है, देखिएगा ध्यान से, ये नल है, नल जो है आपका इस तरह से रहता है, घर में बाथरूम में देखते होंगे नल इस तरह से रहता है। तो कहता है नल का जो इंटरनल डायमीटर है, यहाँ पर जो डायमीटर है आपका, वो डायमीटर दिया हुआ है कितना? 8 × 10⁻³ मीटर दिया हुआ है। कहता है यहाँ से पानी गिर रहा है, यहाँ से पानी गिरने लगा है, तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, बाल्टा लगा दीजिए नीचे, नल को धीरे धीरे खोलिए, तो पहले जब खोलिएगा तो पानी एकदम सीधा गिरेगा, रफ्तार में अगर गिरेगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो पानी गिरेगा और धीरे धीरे फैलते जाएगा। और देखिएगा जब बहुत तेज़ रफ्तार होता है तो बाल्टा में बहुत कम पानी जाता है, चारों तरफ बिखरने लगता है। यानी कहने का मेरा मतलब है जो ये समझिए आप, पानी अगर यहाँ से जा रहा है इस तरह से, हम इसको रेड से बना रहे हैं वाटर को, वाटर अगर इधर से गिर रहा है तो यहाँ पर गिरेगा तो इस शेप में गिरेगा, लेकिन धीरे धीरे अपना ये एरिया इस तरह से बढ़ाते जाएगा धीरे धीरे एरिया, ये देखिए ये बिखरने वाला जो एरिया है बढ़ाते जाएगा। तो हमको ये कहना है कि जब एरिया इसका बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर डायमीटर दे दिया है आपको, यहाँ पर डायमीटर दे दिया और यहाँ पर वेलोसिटी भी दे दिया है। उसको मान लेते हैं कि पानी जो गिर रहा है यहाँ वेलोसिटी v1 है, और वह वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो कहता है कि कितना नीचे, 2 × 10⁻⁻1 मीटर नीचे चले, यानी यहाँ से आप कितना नीचे चले जाइए, 2 × 10⁻⁻1 मीटर, यानी कि आप इतना मीटर नीचे चले जाइए। इसको आप लिख सकते हैं सिंपल कितना, 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं। 0.2 मीटर आप नीचे चले जाइए। तो कहता है यहाँ पर इसको D1 मान लेते हैं, डायमीटर D2 मानिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा? मतलब पानी फैलते जा रहा है तो इस पोजीशन पर डायमीटर का वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
यानी यहाँ पर आपको सबसे पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो देखिए बहुत तरह से बर्नौली क्वेश्चन भी बनेगा, लेकिन आपका फ्री फॉल से भी बनेगा। पानी, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड नीचे फेंकिए, तो कुछ नीचे जाएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं। तो आप इस पोजीशन का वेलोसिटी निकालिए, यानी इस पोजीशन का वेलोसिटी v2 मान लीजिए। तो उस पोजीशन का वेलोसिटी निकालने के लिए एक फार्मूला हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि v2 का स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर और 2ax, यहाँ g हो जाएगा और डिस्टेंस h हो जाएगा। ज़रा गौर कीजिए अब यहाँ पर, तब v2 का स्क्वायर बराबर होगा v1 का स्क्वायर, कितना 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू डिस्टेंस कितना 0.2। अब यहाँ से जब वेलोसिटी निकालेंगे v2 तो अंडर रूट में चला जाएगा, कितना, तो ये हो जाएगा 16 प्लस, आप इसको कर लेंगे तो अगर इसको 10 मानते हैं तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 to 4, यानी लगभग 4 आ जाएगा ये। अगर इसको मैं 10 ले लेता हूँ जी का वैल्यू, तो आपका ये 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो अंदर में कितना होगा 4.16। 4.16 का रूट निकालिए, तो रूट निकालेंगे तो 2.03 के आसपास आएगा। कितना आएगा 2.03 के आसपास आएगा, कितना आएगा 2.03 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 2.03 के आसपास आएगा मीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ का वेलोसिटी मालूम हो गया, यहाँ का वेलोसिटी। तो अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाइए। कौन सा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या हम लोग लिखते थे a1 v1 बराबर a2 v2, यानी कि a1 यानी a2 v2 इक्वल टू a1 v1, ये फार्मूला लगाते थे। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो पाई d2 का स्क्वायर बाई 4 इंटू v2 पाई d1 का स्क्वायर बाई 4 इंटू v1। तब पाई बाई 4 तो कट गया, आपको वहाँ का डायमीटर निकालना है। तो देखिए इसके बाद हम इधर निकाल दे रहे हैं, देख लीजिए। इसके बाद इसका सोल्यूशन जो है मैं इधर कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका सोल्यूशन इधर कर दें, तब पाई बाई 4 कट गया। तो आप लिखेंगे d2 का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे d1 का स्क्वायर v1 बाई v2। तो d1 का स्क्वायर कितना था डायमीटर 8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए v1 कितना था 0.4 था, 4 था, और v2 कितना निकल के आया 2.03। इन सब को गुना भाग कर लीजिएगा, तो d2 का जो वैल्यू आएगा वह आप